छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम 7वीं क्लास में दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, सोल्व कराएंगे आपको। कल हमने 1 से और 5 तक के प्रश्न सोल्व कर लिए थे। आज उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके पश्चात आपको PDF फाइल मिलेगी, उसमें देख करके आपको इनको सोल्व करना है। अपनी नोटबुक में साफ सुंदर शब्दों में इनको लिखना है। हम पढ़ा रहे थे पित्तरस कहाँ निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर यानी अब आप लिखेंगे आंसर नंबर 6। पित्तरस कहाँ निर्मित होता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है। कहाँ होता है? यकृत में निर्मित होता है, निर्मित होता है। और यह कहाँ संग्रहित रहता है? पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्ताशय में, पित्ताशय में संग्रहित रहता है, संग्रहित होता है। तथा इसका कार्य क्या है? वसा का पाचन। पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य, पित्तरस का कार्य है, पित्तरस का कार्य है, पित्तरस का कार्य वसा का पाचन है। ऐसा लिखेंगे, वसा का पाचन है। ये वसा तेलीय पदार्थ, चिकने पदार्थ, घी आदि जो हम खाते हैं वो किस में आते हैं? वो वसा के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम अधिक मात्रा में इस वसा का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में चर्बी के रूप में संग्रहित हो जाती है। इससे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा बढ़ने से अनेक रोगों की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होना, हृदय रोग होना, अपच होना, कब्ज रहना, और उसके बाद क्या कहते हैं शुगर रोग है। इसकी भी दिक्कतें यहाँ व्यक्ति में होने लग जाती हैं। तो हमें वसा का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। डेली रूटीन में हम तले पके जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं तो उस प्रकार की स्थिति अधिक होती है। जैसे कोई व्यक्ति रोज़ाना समोसे, कचौरी, बर्गर, पिज्ज़ा, पेस्ट्री, इनका हम रोज़ाना ही उपयोग करते हैं भोजन में, तो इनमें मैदा और तले पके जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनसे हमारे शरीर में अपच होने लग जाती है। और जो वसा है उस ये भी तले पके पदार्थों की जो वसा होती है वो हमें अधिक नुकसान पहुंचाती है। उसका पूर्ण रूप में पाचन नहीं हो पाता है, शरीर मोटा हो जाता है और फिर रोगों की शुरुआत हो जाती है। तो हमें इन तेलीय युक्त जो भोजन है उनका कभी कभी सेवन करना चाहिए, नहीं कि रोज़ सेवन करें। क्यों? ये फिर का जब पाचन नहीं हो पाता है तो शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और रोगों की वृद्धि हो जाती है। तो हमें इनसे बचे रहना चाहिए, इनका कभी कभी सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न अपना आ रहा है, ये वसा के घटक के पाचन कार्य करता है, वसा का पाचन करता है। अगला है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। आंसर नंबर 7। तो उस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज, उस कार्बोहाइड्रेट नाम सेलुलोज है जिसका पाचन कौन करते हैं? जिसका पाचन रूमिनेंट, रूमिनेंट किसे कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं घास खाने वाले प्राणियों। किन कहते हैं? घास खाने वाले प्राणी, घास खाने वाले प्राणी, प्राणी इनको क्या कहते हैं? हम रूमिनेंट कहते हैं, रोमंथी कहते हैं। जुगाली करने वाले प्राणी हैं, घास खाने वाले प्राणी है। उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज है, उसका पाचन होता है। इसका पाचन रूमिनेंट में होता है,
इसका कारण क्या है? रूमिनेंट में जो क्षुद्रांत और बृहदांत होती है उसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। जैसे आप ये देखिए, इस प्रकार की संरचना है, ये क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत का पार्ट है, ये बृहदांत है, इसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। और इस थैलीनुमा संरचना में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन का कार्य करते हैं। यह स्थिति यानी ऐसी संरचना मानव में नहीं होती है। इसलिए लिखेंगे आगे कि सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट में होता है, क्योंकि रूमिनेंट में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत और बृहदांत्र के बीच क्या होता है? के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंधनाल कहते हैं, इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो इसमें क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में ये जो थैलीनुमा संरचना है, इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु पाए जाते हैं जो उस कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। मानव में ऐसी संरचना नहीं होती, जबकि मानव में यह नहीं पाई जाती, जबकि मानव में सेलुलोज का पाचन, मानव में यह संरचना नहीं होती है, इससे मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज यानी जो हम इस कार्बोहाइड्रेट को कच्चे रूप में खाते हैं, यदि हम अधिक खाते हैं तो उसका पाचन नहीं हो पाता है। यदि हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो कई बार पेट में दर्द होने लग जाता है। उसका कारण क्या है? वो हम अधिक मात्रा में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं, कच्चे पदार्थों खा लेते हैं, तो उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो हमें यानी हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार हो गई कि हम केवल पके हुए भोजन को खाते हैं तो उसका ही पाचन हो पाता है। बिना पके भोजन हैं, जो कच्चे पदार्थ हैं, जो सलाद के रूप में लेते हैं, उनका हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो उसका पाचन नहीं हो पाता है। वैसे ये जो कच्चे पदार्थ हम सलाद के रूप में लेते हैं, जिसे आहार्य से या रुक्षांश कहते हैं, इनसे क्या होता है? हमारे भोजन का जो होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, और ये जो भोजन है ये हमारी आंतों के चिपकता नहीं है और कब्ज नहीं होती उससे। इस प्रकार की स्थिति किससे होती है? हमें ये जो शरीर की संरचना है वो ऐसी है कि इसमें जो जंतुओं में तो ये अंधनाल पाई जाती है, मानव अंधनाल नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन एक बचा है, क्या कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है? वह
ग्लूकोज को हम ग्रहण करते हैं तो वो तुरंत ही जो अणु है वो टूट करके, जल्दी ही टूट करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा प्रदान करने के कारण क्या है, जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए टूट जाते हैं जल्दी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण ग्लूकोज टूट करके सरल अणुओं में व्यक्त हो जाता है, तो उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो छात्रों, अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल आपको आगे दूसरे क्वेश्चन बचे हैं उनको कल सॉल्व कराएंगे। आप इनके प्रश्नोत्तर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे साफ सुंदर शब्दों में लिखना है, जो आपको इसके बाद जो PDF फाइल मिलेगी, आपको एक पेज मिलेंगे, उसमें देख के लिखना है। धन्यवाद।